Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ और उस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन देखे थे। आई होप आपको वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जिन्हें हम नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय बल बेसिकली क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स। देखिए गाइस, हमें ये पता है कि किसी नाभिक की स्ट्रक्चर क्या होती है कि किसी नाभिक में बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होते हैं। और किसी नाभिक की जो साइज होती है, उसका जो डायामीटर होता है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी भी कहते हैं इसे। 10⁻⁻15 मीटर बहुत छोटा एरिया होता है, वेरी स्मॉल। 10⁻⁻15 मीटर बहुत से भी बहुत छोटी स्पेस होती है, बहुत कम जगह होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ रखा है या इससे पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम अगर प्रोटॉन्स की बात करें स्पेशली, ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटॉन्स ओनली, तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए। हमारे अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है कि ये प्रोटॉन्स पे समान प्रकार के आवेश होने के कारण ये सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रतिकर्षण बल का जो मान दिया जाता है वो दिया जाता है कूलॉम के नियम से, जो होता है K Q1 Q2 और अपॉन r²। ये नियम स्पेशली ये कहता है कि जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी गाइस, वैसे वैसे इनके बीच का फोर्स कम होगा। लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो इनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, वो बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी नाभिक को हम कंसीडर करें, किसी नाभिक में प्रोटॉन्स जो है वो बहुत ही कम स्पेस में एडजस्टेड होते हैं, बहुत कम एरिया में उनको रखा जाता है, उनके बीच दूरी बहुत कम होती है, मतलब हिसाब से इनके बीच में प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। और इतने ज़्यादा प्रतिकर्षण बल के बावजूद ये नाभिक टूटता नहीं है, ये नाभिक स्थायी रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई न कोई बल अवश्य ही इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स को बांधे रख रहा होगा, जो इन प्रोटॉन्स के बीच प्रतिकर्षण बल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ताकि वो उन प्रोटॉन्स को इतनी कम जगह में भी बांधे रख सके। तो उसी बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय बल बेसिकली क्या होता है? नाभिकीय बल होता है किसी नाभिक के अंदर उनके न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले बल को, या हम ये कहें उनके न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं, जो उनके न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो नाभिकीय बल लगेगा, ये नाभिकीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम बात करें इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगना चाहिए, हिसाब से प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, और इस प्रतिकर्षण बल से भी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स इनके बीच में ऑलरेडी लग रहा है, जो इनको बांधे रखता है और इनको नाभिक को टूटने से बचाता है, और ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखिए, नाभिकीय बल में हम अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण तो वहाँ पे नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है G(m1m2) अपॉन r²। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस तो बहुत कम है नाभिक के अंदर, तो हम मान लेते हैं, लेकिन किसी भी नाभिक की जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है वो न के बराबर होता है, तो इस स्थिति में यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल तो न के बराबर ही लगेगा। तो जब भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते। नाभिकीय बल की यहाँ से हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल के आ जाती है कि किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, या हम कहें किसी नाभिक के अंदर उसके न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जो बल लगता है वो बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन देते हैं अपन। डेफिनेशन होगी
नाभिक के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स, या फिर सीधे न्यूक्लियस लिख दूं मैं, नाभिक के अंदर न्यूक्लियस को बांधे रखने वाला बल या न्यूक्लियस के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। न्यूक्लियस के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। किसी भी नाभिक के अंदर उसके न्यूक्लियस के बीच में जो बल लगता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। यहाँ पे मैं बल न कह के अगर आकर्षण बल कहूँ तो सेम ही चीज हो, यानी नाभिकीय बल बेसिकली किसी नाभिक को स्टेबल बना के रखता है। ठीक है, नाभिकीय बल नाभिक को स्थायी बनाए रखता है। ठीक, अब हालांकि जिस प्रकार से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार दूरी घटने या बढ़ने से उस फोर्स में चेंजेस होते हैं, नाभिकीय बल के बारे में अभी तक हमें मोटे मोटे स्तर पे मैथमेटिकली इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम इस फोर्स की कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ गुणधर्म के बारे में अवश्य जानते हैं। तो हम उन्हीं फीचर्स को, गुणधर्म को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नाभिकीय बल में बेसिकली कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम नाभिकीय बल के कुछ गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं। फीचर्स, पहला देखिए, नाभिकीय बल जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। सो नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसका ये मतलब है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक समान बल लगता है। ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगर आवेश पर निर्भर करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन समान प्रकृति के आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स समान प्रकृति के आवेश होने के बावजूद भी नाभिक के अंदर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इसका ये अर्थ है, अर्थात यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अर्थात नाभिक के अंदर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एवं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान आकर्षण बल लगता है। के मध्य समान नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल कार्यरत होता है। तो पहली बात हमने ये कर ली कि नाभिकीय बल जो है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। समान प्रकृति के आवेश हो या विपरीत प्रकृति के आवेश हो, ये सभी पे सेम लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी एक समान रूप से आकर्षण बल कार्य होता है नाभिक के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम क्या लेते हैं कि नाभिकीय बल जो है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब लघु परासी बल होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। तो पहले अपन पॉइंट लिख लेते हैं, नाभिकीय बल एक लघु परासी बल है। ठीक है, एक लघु परासी बल है। लघु परासी का मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स है, बल है। नाभिकीय बल एक लघु परासी बल से मेरा ये मतलब है कि ये बल केवल और केवल नाभिक के अंदर ही कार्यरत होता है। अगर प्रोटॉन्स नाभिक के अंदर है, 10⁻⁻15 मीटर से कम या 10⁻⁻15 मीटर की दूरी के अंदर है, नाभिक के अंदर जब न्यूक्लियस होता है तब तो नाभिकीय बल लगता है। और अगर उनके बीच में दूरी ज्यादा हो, न्यूक्लियस के बीच दूरी बढ़ जाए, तो उस स्थिति में नाभिकीय बल कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसका मतलब कि अगर नाभिक के अंदर है प्रोटॉन्स तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और अगर उन्हीं प्रोटॉन्स के बीच दूरी बढ़ा दी जाए, यानी उन्हें नाभिक से बाहर ला दिया जाए, तो इस स्थिति में उन प्रोटॉन्स के बीच में आकर्षण की जगह विद्युत
चुंबकीय विद्युत क्या कहते हैं प्रतिकर्षण बल यानी कूलाम का प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और इसका मतलब है कि ये केवल शॉर्ट रेंज में ही कार्य करता है। तो इसके डिटेल में अगर हम बात करें तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि नाभिकीय बल केवल नाभिक के अंदर ही कार्यरत होता है, नाभिक के अंदर ही कार्यरत होता है, बाहर नहीं। ठीक है, मेरी बात समझिए। इसका ये मतलब है कि अगर कोई दो प्रोटॉन्स हैं जो नाभिक के अंदर है, ठीक है, नाभिक के अंदर है मतलब इनके बीच की दूरी बहुत कम है, उस स्थिति में तो ये दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करेंगे। ये इस पे आकर्षण बल लगाएगा या इस पे आकर्षण बल लगाएगा जब ये नाभिक के अंदर है। लेकिन अगर ये दोनों प्रोटॉन्स नाभिक के बाहर हो, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, यानी ये नाभिक से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, तो उस स्थिति में इन पे आकर्षण लगने की बजाय प्रतिकर्षण लगेगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये नाभिकीय बल लघुपरासी बल होता है, केवल और केवल नाभिक के अंदर ही कार्य करता है, नाभिक के बाहर ये कार्य नहीं करता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट अपन ने बात कर ली। तीसरे पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं, इसको अपन रफ कर देते हैं, फिर तीसरा पॉइंट लिखता हूँ मैं। चलिए, तो इसको अपन रफ कर देते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि नाभिकीय बल जो है वो कोई सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि ये बल केवल और केवल न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियस के स्पिन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जब न्यूक्लियस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तब, और जब एक दूसरे की समान डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तब इनके बीच लगने वाले बल की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है कि नाभिकीय बल केंद्रीय प्रवृत्ति के नहीं होते, केंद्रीय प्रवृत्ति के नहीं होते। इसका क्या अर्थ है, अर्थात न्यूक्लियस के बीच नाभिकीय बल, न्यूक्लियस के मध्य नाभिकीय बल केवल उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करते, उनकी दूरी पर निर्भर नहीं करते, बल्कि चक्रण पर भी निर्भर करते हैं। चक्रण यानी कि स्पिन पर भी निर्भर करते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, हम कहें न्यूट्रॉन्स के बीच जो बल है वो केवल उनके बीच दूरी पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि उन न्यूक्लियस के स्पिन पर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के स्पिन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए भी हम एक बात और डिसाइड कर लेते हैं कि इसी में हम थोड़ा और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट किस तरह से, मैंने बताया कि स्पिन पर भी डिपेंड करता है। तो स्पिन पर किस प्रकार से डिपेंड करता है कि अगर पार्टिकल्स या फिर न्यूक्लियस का स्पिन समान दिशा में है तो इनके बीच बल क्या लगता है, ज़्यादा। यानी दो न्यूक्लियस एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तब तो इनके बीच फोर्स ज़्यादा लगता है, और दो न्यूक्लियस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तब इनके बीच फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे हालांकि, लेकिन मैं लिखा देता हूँ। ये समान, या फिर हम लिख लेते हैं पैरेलल स्पिन होने पर बल ज़्यादा, जबकि ऑपोजिट स्पिन होने पर बल कम कार्यरत होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, केवल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है फोर्स, बल्कि इनके स्पिन पर भी डिपेंड करता है।
अगर पैरेलल डायरेक्शन में स्पिन है तब तो फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन है तो फोर्स क्या एक्ट करेगा, कम। अब पांचवा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, जिसे सैचुरेशन फोर्स, सैचुरेशन टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। समझिए, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कोई भी एक न्यूक्लियॉन जो है वो बाकी सभी न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो केवल कुछ चुनिंदा न्यूक्लियॉन्स के साथ ही इंटरेक्शन करता है। और यही कारण है कि मध्यवर्ती नाभिकों की जो द्रव्यमान क्या कहते हैं पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग कांस्टेंट होती है। समझिए, मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद इसको अपन समझते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी भी नाभिक के अंदर प्रत्येक न्यूक्लियॉन अन्य सभी न्यूक्लियॉन्स के साथ अन्य सभी न्यूक्लियॉन्स के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता, बल्कि कुछ न्यूक्लियॉन्स के साथ ही अन्योन्य क्रिया करता है। ठीक है, अगर किसी नाभिक के अंदर हम किसी न्यूक्लियॉन पर विचार करें तो एक न्यूक्लियॉन बाकी सभी न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है, केवल कुछ न्यूक्लियॉन के साथ ही इंटरेक्शन करता है। इस पॉइंट को अपन थोड़ा समझते हैं। मैं ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर देता हूँ गाइस, रफ कर देता हूँ, और इस पोर्शन को अपन थोड़ा समझते हैं। तो हम क्या करते हैं गाइस, एक बड़े से न्यूक्लियस का कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। आप काउंट मत कीजिएगा, आप केवल समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। ये सारे न्यूट्रॉन्स में बना दिए, और रेड कलर से अपन प्रोटॉन्स बना देते हैं। काउंटिंग की आवश्यकता नहीं है कि कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है कोई। हमने क्या पढ़ा कि जो नाभिकीय बल है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब लघु परासी बल एक नियत रेंज तक ही वो फोर्स एक्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियन कंसीडर करता हूँ, ये वाला न्यूक्लियन कंसीडर करता हूँ, और इस न्यूक्लियन के आसपास इतने से क्षेत्र में ही ये जो है वो बाकी के न्यूक्लियंस को प्रभावित कर सकता है। इस न्यूक्लियन के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उपस्थित बाकी न्यूक्लियंस के साथ तो ये इंटरेक्शन कर सकता है, और बाकी के जो भी न्यूक्लियंस होंगे उनके साथ ये इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, और यही इस लाइन का मतलब है कि अगर न्यूक्लियन की बात करें किसी एक न्यूक्लियन की, तो वो सभी न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ बीच में कोई अगर न्यूक्लियन है तो वो आसपास के इतने सारे न्यूक्लियन से इंटरेक्शन करेगा। अब मैं कोई दूसरा न्यूक्लियन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मान लेते हैं ये नया न्यूक्लियन यहाँ ऐड किया, तो ये कितने सारे न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा। ये देखिए, इसका रेंज यहाँ तक होगा, तो ये यहाँ तो कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ये केवल इतने सारे न्यूक्लियंस के साथ ही इंटरेक्शन कर पाएगा। मतलब कोई भी एक न्यूक्लियन जो है वो बाकी सभी न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है, केवल कुछ न्यूक्लियन के साथ ही इंटरेक्शन करता है। और इसी कारण से क्या होता है कि जो 50 से 100 जो द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक थे उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। अब इसका और एक पॉइंट देख लेते हैं हम। देखिए, ये शॉर्ट रेंज फोर्स तो है ही, लेकिन अगर हम दूरी को और ज़्यादा कम करते हैं तो इस स्थिति में आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल में बदल जाता है। मतलब नाभिकीय बल जो है वो भी प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो ये है कि दूरी का मान 0.8 फर्मी से कम होने पर
अगर दूरी का मान 0.1 फर्मी से कम कर दिया जाए होने पर नाभिकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति दर्शाता है। प्रतिकर्षण प्रकृति दर्शाता है, समझिए। इसको मैं ग्राफ से बता देता हूं आपको, ठीक है। चलिए मैं ग्राफ बना देता हूं। यहाँ पे ये डिस्टेंस है और ये है मेरे पास फोर्स। फोर्स पॉजिटिव जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, और जब फोर्स नेगेटिव होता है तो वो आकर्षण होता है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, मैं आपको 11th क्लास में इसके बारे में भी बता चुका हूँ बहुत डीप, कि फोर्स जब पॉजिटिव होता है तो प्रतिकर्षण और फोर्स जब नेगेटिव होता है तो आकर्षण, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। देखिए ये है मेरे पास दूरी, फर्मी में दे रखी है। किसमें दे रखी है? फर्मी में। तो ठीक है, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं वैसे वैसे बल का मान घटता है, ठीक है। आकर्षण बल है ये, माइनस का मतलब है आकर्षण, तो आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, और उन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी को मैं बढ़ाता हूँ, उनके बीच दूरी बढ़ाता हूँ, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल धीरे धीरे कम होता है। इनके बीच आकर्षण बल कम लगेगा, और जब दूरी का मान 1.5 फर्मी से ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल न के बराबर होगा, मतलब ये नाभिक से बाहर वाली सिचुएशन होगी। उस स्थिति में इनके बीच आकर्षण बहुत न के बराबर लगेगा। अगर दूरी का मान मैं घटाता हूँ तो इनके बीच आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे इन पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बीच दूरी कम होगी वैसे वैसे इनके बीच आकर्षण बल बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा आकर्षण कब लगेगा? इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल है, ठीक है। यानी दूरी का मान जब 1 फर्मी के आसपास होगा, इनके बीच की दूरी अगर 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर होगी, उस स्थिति में इनके बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा लगेगा। अब जब दूरी का मान और कम करते हैं अपन, देखिए ये 1 से अपन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जैसे जैसे दूरी और इनके बीच कम की जाती है, इनके बीच दूरी और ज़्यादा कम करने पर हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे इनके बीच आकर्षण बल का मान भी क्या हो रहा है? घट रहा है। और 0.8 फर्मी पे आकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? 0। अब अगर दूरी का मान और ज़्यादा घटाएंगे, 0.8 फर्मी से भी ज़्यादा घटाएंगे, तो ये माइनस से ग्राफ किस में शिफ्ट हो जाता है? प्लस में। मतलब अब ये आकर्षण की जगह क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो अगर इनके बीच की दूरी 0.8 फर्मी से भी कम कर दी जाए तो इस स्थिति में न्यूक्लियस के बीच आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, और ये सारा आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया नाभिकीय बल बेसिकली क्या होता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।